नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के टॉप 50 प्रश्न की बाई जायसवाल सर। जी हाँ, आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हिंदी पेडागोजी के किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं या किस टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका एग्जाम अभी बाकी है। तो ये टॉप 50 प्रश्न पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। जी हाँ, आपके सी टेट, यूपी टेट, रीट एग्ज़ाम और एमपीटीटी एग्ज़ाम में जो है 2011 से लेके 2022 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, इनका पूरा निचोड़ यह 50 प्रश्न लाए गए हिंदी पेडागोजी के, जो आपके 5 से लेके जो है या 5 प्लस अंक पक्का कर सकते हैं। जी हाँ, 5 प्लस अंक जो है पक्का करने के लिए ये 50 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। तो भाषा कौशल के बारे में जो है आप ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। जी हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर करेंगे कि समय बहुत कम है। सारे ऑप्शनों को न पढ़कर हम डायरेक्टली आपको आंसर पर करेंगे, ठीक है। तो भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिफिनेशन है, आप लोग वीडियो पहुँच कर डिफिनेशन भी आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, द्विभाषिकता और खाली स्थान उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो द्विभाषिकता और खाली स्थान किसका जो है विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया जा रहा है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी। देखिए, प्रश्न को समझ लीजिएगा। रीमा यहाँ पे क्या हो गई, एक अध्यापिका हो गई। आप में से मान लीजिए आपकी नियुक्त होती है, अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, आप एक रीमा हो गई यहाँ पर। और आपका जो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक रितिका एक बालिका हो गई। जो भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा जो है खाली स्थान किसके आधार पर यह जानकारी दे रही है। रीमा जो अध्यापिका हैं, ये जानकारी उसके अभिभावक को दे रहे हैं, उसके माता पिता को दे रही हैं। किसके आधार पर दे रही हैं, तो यह पोर्टफोलियो के आधार पर दे रही हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है। सबसे कम महत्वपूर्ण शुद्ध उच्चारण होता है। जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण शुद्ध उच्चारण होता है। बाकी बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार, स्पष्टता, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे सहज और स्वाभाविक रूप में भाषा का अर्जन करते हैं। इसमें ज़्यादातर भाषाजन सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा होता है। और सामाजिक अंत्यक्रिया स्थापित करते समय जब वे अपनी भावनाओं और विचारों, आवश्यकताओं आदि को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं, तो वह भाषा टूटी फूटी व अव्यवस्थित होती है। तो धीरे धीरे विकास के क्रम के अनुरूप भाषा में व्याकरणिक शुद्धता, उच्चारण शुद्धता, संगठित वाक्यांशों के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। इसलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण उच्चारण की शुद्धता हो जाती है। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास कैसा होता है। तो प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा कौशलों का जो विकास होता है वह साध्य के रूप में होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे पीडीएफ फाइल हम वीडियो पे एंडिंग पर बता देंगे आपको कहाँ पर आपको प्राप्त होगी। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का जो अर्थ होता है वह भाषा का प्रभावी प्रयोग हो जाता है। जी हाँ, प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल की अगर बात करें, भाषा सीखने सिखाने के अर्थ की बात करें तो भाषा का प्रभावी प्रयोग की बात करेंगे। सातवां प्रश्न है साथियों कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं, अध्यापक अध्यापिका हैं, कि बच्चों के भाषा सीखने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वह बातचीत करना होता है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न दिया गया है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, सभी जानते हैं जन्मजात होती है। जी हाँ, बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है वह जन्मजात होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये टॉप 50 प्रश्न है और लगातार मैराथन ये क्लास कर रहे हैं, क्वेश्चन टू डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया, ठीक है। बल्कि यहाँ पे सभी जानते हैं कि भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे
भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, या भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। देखिए इनमें समझें, भाषा कौशल के संबंध में अगर कथन को देखा जाए कि भाषा कौशल के अंतर्गत पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना ये चारों भाषागत दक्षताएं शामिल की जाती हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। यह जो है कथन जो है भाषा कौशल के संबंध में सही नहीं दिया गया है। और नोट यह है कि सीबीएसई ने इसका उत्तर बी माना है। सीबीएसई ने भाषा कौशल के एक क्रम में अर्जित किए, इसको माना है सीबीएसई ने। जबकि यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए, सी वाला, कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, यह कथन सही नहीं दिया गया है। लेकिन सीबीएसई ने बी माना है। अब आपको करना है कि कौन सा है। अगर बुक के अकॉर्डिंग, थॉट्स के अकॉर्डिंग, कौशल के अकॉर्डिंग हमारा सी है, लेकिन सीबीएसई ने सीटेट में ऑप्शन नंबर बी को माना है। तो आप जिनके साथ जाना चाहें जा सकते हैं। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल का लिखित अव्यक्त रूप क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे। जी हाँ, कई बार इस प्रश्न का हम जिक्र भी कर चुके हैं। तो भाषाई कौशल का लिखित अव्यक्त जो रूप होता है वह लिखना की बात करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि भाषा मानव की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं और इस माध्यम से मनुष्य अपने भावों, विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करता है, और भाषा को लिखकर एवं बोलकर व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न जो दिया गया है 22 नंबर प्रश्न है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र है। इस मत का समर्थन किया है आपके महात्मा गांधी जी ने किया है। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। देखिए भाषा अभ्यासगम है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा एक अनुकरणात्मक है, लेकिन भाषा ज्ञान गम यह दिया गया है, ये आपका संबंधित पक्ष नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा प्रयोग कौशल में श्रवण, वाचन, पठन, लेखन सम्मिलित है। भाषा कौशल शिक्षण कराना, आपके अधिगम कराना, अनुदेशन कराना या दक्षता प्राप्त करना। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा कौशल में श्रवण, वाचन, पठन, लेखन जो सम्मिलित भाषा कौशल है, यह क्या हो जाएगा, दक्षता प्राप्त करना हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर स्वागत अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है तो प्रत्येक कमेंट आपका कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सम्मान है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% है, सर्वोपरि है। सभी प्रैक्टिस सेट, सभी प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर चल रहे हैं, जरूर अटेंड कीजिएगा। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? तो आप जानते हैं कि शुद्ध उच्चारण, ससुर वाचन, कविता पाठ, ये तीनों जो है संबंध बोलने के कौशल से है, लेकिन प्रतिलिपि आपका नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? सभी को पता होगा, हम बात करेंगे श्रवण कौशल की। और अंतिम कौशल पूछा जाएगा तो अंतिम होता है लेखन। क्या होता है? श्रवण, उच्चारण, पठन, लेखन, ये हमारा क्रम होता है भाषाई कौशल की अगर बात करें। अगला प्रश्न है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक क्या उपयोगी होता है? तो यहाँ पे अर्थ ग्रहण की दृष्टि से देखा जाए सबसे उपयोगी मौन वाचन होता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है? तो हिंदी भाषा शिक्षण की अनुकरण विधि भी है, आगमन निगमन विधि भी है और भाषा प्रयोगशाला विधि भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में उपागम क्या होता है? तो भाषा शिक्षण में पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम, ये दोनों उपागम हैं। तो भाषा शिक्षण का उपागम पाठ संसर्ग और रचना शिक्षण, ये दोनों उपागम हैं। इसलिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए व बी दोनों की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं शिक्षण कौशल का उपयोग कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों में किया जाता है। इसलिए ए व बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ जो होता है एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है। एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री, एक समस्या या बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करना। तो भाषा शिक्षण में जो बहुभाषिक संदर्भ दिया गया है कि एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे प्रमुख और मुख्य उद्देश्य होता है भाषा का ज्ञान देना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भाषा का ज्ञान देना। शिक्षण में बच्चे को किसी भी भाषा का शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य जो होता है वह बच्चों को उस भाषा का संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान कराना होता है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षक के रूप में आप जो है पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे या बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएं। तो डी ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग सही है कि भाषा शिक्षक के अगर अध्यापक अध्यापिका बनते हैं आप लोग हिंदी के, तो आपका दायित्व है कि बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, तुरंत रोकने के लायक। देखिए जो गलती करता है मतलब वही कर रहा है, जो कार्य करता है वही उसी से गलती हो गया। जो कार्य करता है गलती करता है मतलब सीख रहा है, और सीख रहा है मतलब कर रहा है, अर्थात भाषा सीख रहा है। बच्चा गलती कर रहा है मतलब सीखेगा। कोई भी चीज़ हम करेंगे, अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो गलती हो गई है, ठीक है। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग अधिकतर हुए हैं। चूहे और बिल्ली, चिंपांजी, वानर, खरगोश और मेमन, कुत्ते और शियार। तो आप सभी लोग जानते हैं मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता में या क्षमता के अध्ययन संबंधी जो प्रयोग हुए हैं सबसे ज़्यादा चिंपैंजी और वानरों पर हुए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो भाषाई ज्ञान का जो मूल्यांकन होता है साथियों, वह लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से होता है। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपका 27 नंबर प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिया गया है कि भाषिक सापेक्षता के माध्यम में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से क्या सही दिया गया है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, भाषिक सापेक्षता की बात की गई है और इसके संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से जो सही दिया गया है कि भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित सिद्धांत के अनुसार भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, अगर भाषा आपकी जैसी है विचार भी आप उस प्रकार हो जाती है। लिखित भाषा के अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। समानता आकृतियाँ व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है, वह होता है पूर्णतः बिल्कुल सत्य दिया गया है। क्योंकि देखिए लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक जो होते हैं समानतः आकृतियों और ध्वनियों से या ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है पूर्णतः सत्य बिल्कुल सही दिया गया है। यह कथन हमारा सत्यता की ओर बता रहा है, सत्य कथन दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इंसान और जानवर के भाषा में फ़र्क क्या होता है। तो इंसान और जानवर की भाषा में फ़र्क क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों या संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं किया गया है। 30वां प्रश्न जो कि फटाफट अंदाज में कर रहे हैं आपके एग्जाम को देखते हुए, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका क्या नहीं है। तो आप जानते हैं बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन जो है, बच्चों का व्यक्तिगत आकलन, बच्चों का सामूहिक आकलन और बच्चे द्वारा स्वयं। लेकिन पेपर पेंसिल का आकलन जो है ये बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या होता है। तो भाषा शिक्षण का जो आदर्श वातावरण होता है, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का जो मूल उद्देश्य होता है वह क्या होता है। तो भाषा की कक्षा में जब देखिए आप लोग नियुक्त होगी, जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे और भाषा के कक्षा के अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो फिर आप ये सोचिए कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या हो सकता है। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% करना, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, एग्जाम फतेह यहाँ पे सर्वोपरि है, सभी कमेंट कीजिएगा।
एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? जब आप एक भाषा का अध्यापिका बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, तो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? निगेटिव है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की अगर बात करें कि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये हमारे उद्देश्य होंगे। लेकिन वर्णमाला को कम से कंठस्थ करना, तो कंठस्थ करना जैसी चीज़ें उद्देश्य नहीं होती हैं, इसलिए बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, अवसर जो शब्द होता है ना बच्चों के संदर्भ में, ये हमेशा पॉजिटिव ऑप्शंस होता है। और पॉजिटिव प्रश्न पर पॉजिटिव आप देखिए, सकारात्मक वाले ऑप्शन देखिए जरूर। सकारात्मक हो गया, नकारात्मक हो ऑप्शन हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। भाषा स्वयं में क्या होती है? भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि भाषा का जहाँ तक प्रश्न है, यह स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होती है। और ध्यातव्य होगा कि संप्रेषण का एकमात्र साधन भी आपका क्या है? भाषा। जी हाँ, अगला प्रश्न, भाषा का प्रयोग जो होता है तो सभी जानते हैं जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग जो होता है वह जीवन के विभिन्न संदर्भों पर होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं तो वह एक साधन के रूप में होती हैं। क्या होती हैं? भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन है। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य नहीं है, अपितु ये एक साधन है, क्योंकि जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ये कहा जाए कि पुस्तकें एकमात्र संसाधन है तो उचित नहीं होगा। जी हाँ, पुस्तकें एकमात्र संसाधन है, ये भी कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य होगा? तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य भी पता होना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा की बारीकी और संदर्भबोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना ही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, कि भाषा की बारीकी और संदर्भबोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? देखिए, द्वितीय भाषा का शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास और बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ACD, ये ऑप्शन जो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। लेकिन जो बी ऑप्शन दिया गया है कि हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, कंठस्थ हमेशा अपने आप में, सभी को मैं कई बार जो बता चुका हूँ, कंठस्थ करना जो है अपने आप में नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, द्वितीय भाषा शिक्षण का यह उद्देश्य नहीं होगा। अगला प्रश्न जल्दी है, 50 प्रश्न करने जा रहे हैं। भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होता है, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है, ये टीटी एग्जाम पे सीट 8 पर पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में आपके टोटल 18 बोलियां हैं और जो इस प्रकार हैं, पूर्वी हिंदी जिसमें बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी आती है, पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौज, कंगारू, बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी में मालवी, मेवाती, मारवाड़, जयपुरी और पहाड़ी हिंदी में जो है कुमाऊनी, गढ़वाली आती है। और इनकी बोलियों को मिलाकर 17 बोलियां हैं तथा दक्षिणी हिंदी का जो पूर्व रूप है, इसको मिलाकर टोटल 18 बोलियां हो जाती हैं। निम्नलिखित में किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस। जी हाँ, मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राज्य की भाषा है और मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम इत्यादि में हिंदी को अपनाकर मॉरिशस ने हिंदी को खूब विकास किया है। भाषा शिक्षण की पद्धति कौन नहीं है? तो सभी जानते हैं, किंडरगार्टन पद्धति हो गई, मॉन्टेसरी और ड्रेकाली, ये तीनों पद्धतियां पढ़ लीजिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो भाषा शिक्षण की पद्धतियां ये तीनों पद्धतियां हैं, लेकिन अभिक्रमित अन्वेषण आपकी पद्धति नहीं है। ठीक है, ये अभिक्रमित जो अन्वेषण है आपके अधिगम से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? भाषा प्रयोग के अवसर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए?
तो प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण की जो प्राथमिकता है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित दिया गया है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, हम ये कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्शंस वही रहेगा चाहे कितने भी प्रश्न आ जाएं। ठीक है, आपका आंसर नहीं बदलना चाहिए। भाषा हमारे हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन किस पर लागू होता है। तो भाषा जो है हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन जो है भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है। बाकी आपके अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड, इन तीनों पर लागू होगा, भाषा प्रयोगशाला पर नहीं होगा। और हिंदी पेडागॉजी का 50वां प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व जो होता है वह समाज का होता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 50 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। और आइए 51वां प्रश्न कर लेते हैं। कहते हैं एक शुभ होता है, अगर किसी को दक्षिणा देना तो 11, 21 दीजिए, 51 दीजिए, 101 दीजिए, 151 दीजिए। तो हमने सोचा चलिए 51 प्रश्न कर लेते हैं। शुभ यह प्रश्न कर लेते हैं क्योंकि यह 5 नंबर देने वाली यह आपका वीडियो था। 5 नंबर आपके हिंदी पेडागॉजी में कंप्लीट कर देगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, या पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो भाषा में आकलन की प्रक्रिया कैसी होती है आपको कमेंट करके बताना है। और ये 50 प्रश्न आपको कैसे लगे, ये गोल्डन क्लास आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक होगा उनको और भी प्रश्न लेकर आएंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर शुरू पर ही है। और जल्दी आपके अगले प्रैक्टिस पेपर पर मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।